हेलो बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों आज हम लेक्चर नंबर 4 की बात करने वाले हैं और इस लेक्चर में हमें बात करनी है पुली एंड कंस्ट्रेंट रिलेशंस की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। लॉज ऑफ मोशन में पुली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत सारी वैरायटीज बनती हैं। आज हम बहुत सारी वैरायटीज को कवर करके हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना लेक्चर हम करते हैं शुरू। देखते हैं सबसे पहली बात, तो पुली क्या होती है बेटा। देखो हमारे सिलेबस में बेटा दो टाइप की पुली आ सकती है। एक हो सकती है बेटा आइडियल पुली और दूसरी होती है बेटा रियल पुली। आइडियल पुली बेटा मासलेस होती हैं, ये मासलेस पुली होती हैं और कोई फ्रिक्शन भी इसमें नहीं रहता, तो फ्रिक्शनलेस भी होती हैं। दे आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। इनके ऊपर से धागा स्लिप करता है, ठीक है ना। दे आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पुली। ठीक है, दूसरी बात जो रियल पुली होती हैं, ये क्या होती हैं? रियल पुली के पास मास होता है, दे आर मैसिव पुलीज, और इनके अंदर फ्रिक्शन भी होता है, इनके अंदर फ्रिक्शन भी होता है बेटा। ये दो कैटेगरी है बेटा पुली की। बट पुली बेटा होती क्या है आखिरकार? पुली बेटा एक डिस्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक डिस्क रहती है, ठीक है, और उसके बीच में यहां पर एक एक्सल लगा होता है जहां पर से वो टंग जाती है। ठीक है, तो यहां से इसको टांग दिया जाएगा। फिक्स भी कर सकते हैं इसको, या इसको मूवेबल भी छोड़ सकते हैं। और दूसरा, एक धागा इसके ऊपर से जा रहा होगा कुछ इस तरीके से। तो एक धागा इसके ऊपर से जाएगा और इसके सेंटर पे जो एक्सल होगा उससे हम इसको बांध देंगे। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर जो आपको मिलने वाला है, इसको हम कहते हैं पुली। ये वर्टिकल स्टेट में भी मिल सकता है आपको, या फिर ये हॉरिजॉन्टल स्टेट में भी मिल सकता है आपको, कुछ ऐसे आपको मिल सकता है। अब जैसे कि मैंने कहा कि दो केस बन सकते हैं जिसमें ये इसका सेंटर बंधा हुआ हो, फिक्स्ड पुली बोलेंगे उसको, और दूसरा जिसके अंदर इसका सेंटर भी चल रहा हो, मतलब पुली खुद भी चल रही हो, वो हो जाएगा मूवेबल पुली। बट किसी भी केस में आपको यही मिलेगा, एक सेंटर धागा जा रहा होगा और एक धागा इसके ऊपर से जा रहा होगा बेटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम मैसिव पुली को डील नहीं करेंगे क्योंकि उसमें पुली के रोटेशन की बात भी करनी पड़ती है। इस चैप्टर में हमें बात करनी है किसकी बेटा? मासलेस, फ्रिक्शनलेस, आइडियल पुलिस की बात करनी है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पुली इस्तेमाल कहां होती है, यूज कहां होती है। बेटा पुली का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा इसलिए ही है क्योंकि पुली बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल होती है। आपके आसपास बहुत सारी मशीन्स में पुली का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं। एलिवेटर्स यूज मल्टीपल पुलीज इन ऑर्डर टू फंक्शन। मतलब जो आपके घर में लिफ्ट लगी हैं, वो लिफ्ट ऊपर या नीचे जा रही है, तो उसमें आप जाके देखेंगे उसमें भी बड़ी बड़ी पुली लगी हुई है। उसके अंदर आप देखेंगे तो वो पुली सिस्टम से ही चल रहा है, पुली उसको ऊपर नीचे लेकर जा रही है। तो पुली सिस्टम है, एक धागा तो नहीं होना चाहिए, एक पूरी की पूरी रोप जो है उसके साथ बंधी हुई है, और उस पुली से वो जो लिफ्ट है वो ऊपर या नीचे जा रही है। वेल्स, कुएं जो होते हैं, उनसे पानी निकालने के लिए बेटा पुली का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, एक रस्सी वेल के ऊपर से जाते हुए पानी में जा रही होती है और वहां से खींचकर हम पानी को बाहर निकालते हैं। बहुत सारे एक्सरसाइज इक्विपमेंट, अगर आप जिम जाते हैं तो आपको पता होगा बहुत सारे एक्सरसाइज इक्विपमेंट्स होते हैं जिसमें छोटी छोटी पुली लगी होती हैं, जिसके ऊपर से वायर्स जा रही होती हैं और आप खींचकर भारी भारी सामान को उठा लेते हो। वहां पर भी बेटा इस्तेमाल होता है पुली का। कंस्ट्रक्शन के अंदर जब हमें बहुत भारी लोड उठाना होता है, क्रेन्स होती हैं, नीचे से ऊपर लेकर जाना होता है, वो भी एक पुली सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं बेटा। कर्टेन्स इन थिएटर्स आर मूव्ड यूजिंग द पुली सिस्टम। कुछ घरों में भी साइड में एक चेन टाइप के सिस्टम लगा होता है, उसमें पुली बंधी हुई होती है, उसको खींचते हैं और उस पुली सिस्टम से कर्टेन्स खुलते या बंद होते हैं। और थिएटर्स में तो जो कर्टेन्स होते हैं वो पुली सिस्टम से ही चलते हैं बेटा। सेल्स ऑन सेल्स बोट आर रेज्ड एंड लोअर्ड यूजिंग द पुलिस। जो सेल बोट्स होती हैं उनमें भी जो पूरा कर्टन होता है उसको भी ऊपर या नीचे जो किया जाता है, उसको सेल्स बोलते हैं बेटा, सेल्स ऑन सेल्स बोट। ठीक है, दे आर रेज्ड और लोअर यूजिंग द पुली एज वेल। रॉक क्लाइंबर्स यूज पुली टू हेल्प देम क्लाइंब।
ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वो एक खूंटा ऊपर गाड़ देते हैं, रस्सी आ रही होती है, अपने आप को बांध लेते हैं और फिर ऊपर उसको खींचते हैं और ऊपर वो चले जाते हैं। तो उसमें भी एक पुलिस सिस्टम जो है वो काम करता है। तो बहुत सारे जगह पर बेटा पुलिस सिस्टम काम करता है। और मैंने काफी जगह बोला कि भारी सामान को उठाने के लिए हम पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो पुलिस सिस्टम हमें कहीं ना कहीं एक तरीके का मैकेनिकल एडवांटेज देता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हम बात करेंगे कि क्या एक चूहा बिल्ली को उठा सकता है, क्या एक चूहा बिल्ली को उठा सकता है। आज हम पुलिस सिस्टम के जरिए एक चूहे से बिल्ली को उठाकर भी दिखाएंगे। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। आज के लेक्चर में ये आपको एक सिस्टम दिख रहा है, ये दोनों आपके सामने पुली है, ये इनका सेंटर बंधा हुआ है यहां से और एक धागा इसके ऊपर से जा रहा है, ये एक फिक्स्ड पुली का। और ये अगर देखें तो इसका जो सिस्टम है वो इस वेट से बंधा हुआ है। ये वेट खुद ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इस पुली का सेंटर ऊपर नीचे हो सकता है। तो जो ये वाली पुली है बेटा ये मूवेबल पुली है, ठीक है। और धागा देखो इसके ऊपर से जा रहा है, सेंटर से ही बंधा हुआ। ठीक, तो ऐसा ही सिस्टम मैंने कहा था पुली के अंदर आपको देखने को मिलेगा और आज हम इसके बहुत सारे केसेस की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं बेटा आगे। और सबसे पहले हम बात करते हैं जहां पर पुली हमारी होती है फिक्स्ड, उसको हम बोलते हैं बेटा एटवुड मशीन। एक सिंपल केस की हम यहां पर बात कर रहे हैं, एटवुड मशीन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो हमारी पुली होती है बेटा, इस तरीके से हमारी जो पुली होती है उसका सेंटर हमने बांध दिया है, वो चल नहीं रही। और केवल दो ब्लॉक्स होते हैं, एक ब्लॉक हमने यहां ले लिया, एक ब्लॉक हमने यहां ले लिया। ठीक है, इन दो ब्लॉक्स का मोशन यहां पर देखा जाता है। ठीक, अगर हमने कहा कि इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, तो बताओ बच्चों कौन नीचे जाएगा कौन ऊपर जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो भारी है वो नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर जाएगा। मान लेते हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1 है, तो m2 नीचे जाएगा और m1 ऊपर जाएगा। अच्छा, जितना डिस्टेंस m2 नीचे चलेगा उतना ही डिस्टेंस m1 को ऊपर भी चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बंधे हुए हैं एक धागे से, ये बंधे हुए हैं एक धागे से। तो जितना डिस्टेंस ये नीचे जाएगा उतना ही डिस्टेंस ये भी ऊपर जाने वाला है। मतलब जितनी इसकी एक्सेलरेशन होगी उतनी ही इसकी एक्सेलरेशन होगी, बट ये नीचे जा रहा होगा और ये ऊपर जा रहा होगा। ठीक है भाई, तो अगर हम यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो m1 को एक तो ग्रेविटी खींच रही होगी नीचे की तरफ, और दूसरा इस धागे में लगने वाली टेंशन खींच रही होगी। ध्यान रखना, टेंशन इज ए पुलिंग फोर्स, वो हमेशा पुल करता है। तो ये धागा इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल कर रहा होगा। अब मैंने कहा था बेटा एक धागा एक टेंशन, ये पूरा धागा एक ही है ना, तो इसमें टेंशन भी एक ही होगी और ये टेंशन इसको यहां पर ऊपर की तरफ खींच रही होगी। और दूसरी बात, इसका जो वेट लग रहा होगा ये m1g होगा, इसका वेट होगा बेटा m2g। ठीक, अब यहां पर हम क्या करने वाले बेटा, हम यहां पर अब न्यूटन का सेकंड लॉ लिखेंगे, क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन हमारे पास है। तो हम बोलेंगे F बराबर ma। तो इस m2 की बात करते हैं, क्योंकि m2 नीचे जा रहा है तो नीचे वाला फोर्स बड़ा लेकर हम बोलेंगे m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2 इंटू a। m1 की बात करें, क्योंकि m1 ऊपर जा रहा है तो t शुड बी ग्रेटर, एंड से बोलेंगे t माइनस m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a। सो m2g माइनस t इक्वल्स टू m2a एंड t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो t और t कट जाएगा बेटा। अब देखो यहां पे माइनस टी है, यहां पे प्लस टी है, t और t कट जाएगा एंड आई विल गेट m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m2a प्लस m1a। m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m2a प्लस m1a। फ्रॉम हेयर a विल बी इक्वल्स टू m2 माइनस m1g डिवाइड बाय m2 प्लस m1। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया बेटा। इस फॉर्मूले को आपको करना है याद एटवुड मशीन के लिए। बहुत सारे केसेस हमारे पास आएंगे जहां पर इसका इस्तेमाल करना आपको डायरेक्टली पड़ सकता है, तो ये फॉर्मूला तो न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए आपको डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। ठीक, डेरिवेशन भी आपको पता होनी चाहिए कैसे हम इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा, अगर एक ही इस वैल्यू को मैं इस सेकंड इक्वेशन में डाल देता हूं तो मैं टी की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊंगा। आइए देखते कितनी वैल्यू आएगी। तो टी माइनस m1g इक्वल्स टू m1 इंटू a एंड a इज m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m2 प्लस m1
into G. So T is equals to M1 into G 1 plus M2 minus M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1। ठीक है, अब यहां पर मैं एलसीएम लेता हूं तो यह आएगा बेटा M1G इंटू M2 प्लस M1 प्लस M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M2 प्लस M1। M1 और M1 कट जाएगा बेटा और T की वैल्यू निकल के आने वाली है 2 M1 M2 इंटू G डिवाइड बाय M1 प्लस M2। बेटा ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में स्पीड बढ़ाने के लिए ये दोनों फॉर्मूले आपके काम आएंगे। अब देखो इसको तो याद करने का मैं भी आपको एक और तरीका बताने वाला हूं और दिखाऊंगा कि कहां कहां पर डायरेक्टली उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। ठीक है, बट ये फॉर्मूला तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक और बात देखो बेटा, यहां पर जो धागा है वो इस ब्लॉक को ऊपर खींच रहा होगा और इस पुली को नीचे भी खींच रहा होगा, तो ये भी टेंशन टी है, ये भी टेंशन टी है। तो धागा इस पुली को दोनों तरफ से टी और टी 2T से नीचे खींच रहा होगा, लेकिन ये पुली नीचे नहीं जा रही है, मतलब ये धागा जो इसके सेंटर से बंधा हुआ है इस पुली को ऊपर खींच रहा होगा। कितने फोर्स से? 2T फोर्स से। और दूसरी बात, हमने जो पुली ली है ना, ये पुली बेटा मासलेस है। अब क्योंकि ये मासलेस है तो चाहे ये पुली चले या ना चले, इस पर नेट फोर्स तो 0 होना ही चाहिए। इस पर नेट फोर्स 0 होना ही चाहिए। तो चाहे फिक्स्ड पुली हो चाहे मूवेबल पुली हो, अगर नीचे टी और टी है तो ऊपर 2T होना कंपलसरी है। नीचे टी और टी है तो ऊपर 2T होना कंपलसरी है, अगर मासलेस पुली है तो। समझ में आया आप लोगों को? यहां तक क्लियर हो गया? तो बेटा मैं आगे बढ़ता हूं और इस फॉर्मूले के ऊपर और डिटेल में बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि एक और हमारे पास तरीका है जिससे हम इस एक्सप्रेशन को निकाल सकते हैं। बेटा वो तरीका क्या? वो ट्रिक है। कॉन्सेप्ट तो मैं नहीं बोलूंगा, उसको ट्रिक बोलूंगा, उसको वो ट्रिक है। बेटा क्या ट्रिक है, आइए देखते हैं। ठीक है, कभी कभी बेटा ट्रिक्स भी हमें को बहुत हेल्प करती हैं कुछ जगह पर, और वही ट्रिक हमें इस्तेमाल करनी चाहिए जिससे हम काफी सारी चीजें कर सकें। अब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है बस, तो उसका कोई बड़ा यूज है नहीं। ठीक है, हाँ, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें जो ट्रिक लगा रहे हैं और ऐसे 5-6 क्वेश्चंस में हम लगा सकते हैं, तो फिर हम काफी अच्छी ट्रिक को कहलाएगी। आइए देखते हैं। इसमें हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये एटवुड मशीन है कुछ इस तरीके से, ये M2 ये M1, यहां पर M2 का लगने वाला जो वेट है वो है M2G और M1 का लगने वाला वेट है M1G। तो बेसिकली हम यहां पे कह रहे हैं जो ये ग्रेविटी के पुल हैं ये इस सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस, दे आर द ड्राइविंग फोर्सेस, बट वो उल्टा चला रहे हैं तो उल्टा इंपैक्ट दे रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। समझाता हूं, अगर हम इस सिस्टम को सीधा कर दें, अगर हम इस सिस्टम को सीधा कर दें, पुली हटा दे, सिस्टम को सीधा कर दें, तो क्या होगा? देखो बच्चा, धीरे धीरे आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं। तो ये M1 है, ये M2 है। सीधा करने पर ये फोर्स भी हमने सीधा कर दिया, इसको हम कर दिया M2G इस तरफ, इसको कर दिया M1G इस तरफ। सीधा करने पर M2G इस तरफ हो गया, M1G इस तरफ हो गया। इसको सीधा करा, M2G इस तरफ। बेटा ये ट्रिक है, सिंपल सी बात बताना बेटा, ट्रिक है, कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी आप ये नहीं कह सकते सर ये ऐसा कैसे कर दिया, पुली कहां चली गई। अगर ऐसा करोगे तो आंसर निकल जाएगा। इट्स अ ट्रिक, सिंपल सी बात है। ठीक है, हमने कहा यहां M1G लग रहा, यहां M2G लग रहा, यहां M1G लग रहा, यहां M2G लग रहा। ठीक, ओके, अब देखिए आइए, ये पूरा का पूरा सिस्टम राइट में जाएगा विद एक्सेलरेशन a, क्योंकि M2 M1 से बड़ा लिया गया था, M2 M1 से बड़ा लिया गया था। ठीक, तो पूरा सिस्टम यहां जाएगा। तो अब एक्सेलरेशन कितना होता है बेटा? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास, नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नाउ व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स हियर? M2G, यहां पर M1G उल्टा आ रहा है ना उससे, तो आप क्या बोलेंगे? M2G माइनस M1G डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2। तो सिंपल हमारा आंसर निकल गया M2 माइनस M1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2 इंटू G। आई बात समझ में? आप देखिए, मैच करें, यहां पर भी वही आ रहा है M2 माइनस M1, M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 या M2 प्लस M1 इंटू G। ठीक, तो बहुत सिंपल, हमें कोई दो इक्वेशन बनानी नहीं पड़ी, सॉल्व करना नहीं पड़ा, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल गया। कितना आंसर आ रहा? आंसर सिंपल सा आ रहा, कितना?
m2 माइनस m1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। कैसे निकालते हैं? नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, जो बड़े वाला फोर्स है उससे छोटे वाला फोर्स माइनस करना पड़ेगा, उल्टा है ना उससे। तो नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, यू विल गेट योर आंसर, विल गेट योर आंसर। अब ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हो, मैं आपको वैरायटी दिखाता हूं कहां कहां आप लगा सकते हो, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि आपको कहा जाता कि एक ब्लॉक देखो यहां टंगा है, यहां एक पुली है और ये जा रहा दूसरा ब्लॉक, ठीक है। पुली का सेंटर यहां पे बंधा हुआ है इस तरीके से, ठीक। ये m1 है, ये m2 है। अब देखो यहां पे जब हम FBD बनाते हैं तो कौन सा फोर्स ड्राइविंग फोर्स है बेटा? M1G ड्राइविंग फोर्स है। क्या M2G चलाने की कोशिश कर रहा है इसको? नहीं, M2G तो N से कैंसिल ही हो गया, M2G तो N से कैंसिल ही हो गया। तो सीधा भी करोगे तो कैंसिल ही हो चुका है, केवल केवल M1G ही चलाने की कोशिश करेगा। तो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? इट इज M1G। M1G is a net driving force. Then what is the acceleration? Acceleration is net driving force divided by total mass. Net driving force is M1G and total mass is M1 plus M2. ये आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक, अच्छा जी, और देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको आता कुछ इस तरीके से, देखो इस तरीके से क्वेश्चन होता है, इस तरीके से क्वेश्चन होता, ठीक है। यहां पर आपको एक ब्लॉक दे रखा है इधर, दूसरा ब्लॉक दे रखा है इधर, ठीक है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। तो अब जब हम FBD बनाएं और ड्राइविंग फोर्स देखें तो बेटा ये तो नीचे की तरफ कितना आएगा? M1G आएगा। लेकिन जो इस पर M2 नीचे की तरफ लगेगा उसके दो टुकड़े होंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा। जो ये टुकड़ा है ये कितना है? ये है M2G साइन थीटा। अब याद कर लें बेटा इसको, mg के होते हैं दो कंपोनेंट, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन साइन थीटा, परपेंडिकुलर कॉस थीटा, ठीक है। निकलवा चुका हूं, लास्ट क्लास में दिखा चुका हूं कैसे आता है। अगर अभी तक नहीं पता तो याद कर लें इसको, M2G साइन थीटा, M2G कॉस थीटा। अच्छा बताओ कौन सा कंपोनेंट जो है वो नॉर्मल काट देगा? ये काट देगा। कौन बचेगा? ये बचेगा। अब मान लेते हैं कि ये इधर जा रहा है a एक्सेशन से, ये ऊपर जा रहा a एक्सेशन से, तो कौन बड़ा होना चाहिए? M2G साइन थीटा M1G से बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम? एक्सेशन क्या आएगा? नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। सो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? कौन सा ड्राइविंग फोर्स है? तो ये खींच रहा है, ये रोक रहा है, तो ये है M2G साइन थीटा माइनस M1G and total mass is m1 plus m2. Total mass is m1 plus m2. So it is m2 sin theta minus m1 divided by m1 plus m2 into g is a. Is a. तो a की वैल्यू कितनी आई? m2 sin theta minus m1 divided by m1 plus m2 into g. That is the acceleration. ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ओके, कुछ करना नहीं पड़ा, बड़े नाम से हमारा आंसर यहां पर निकल आया। और देख लेते हैं, और देख लेते हैं। अगर हमारे पास सिस्टम कुछ ऐसा है, आइए बनाते हैं। सिस्टम कुछ ऐसा है, देखिए एक लाइन में आंसर कैसे लिखेंगे इसका, फटाफट कैसे आंसर आएगा इसका। ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा, ये m1 है, ये m2 है। मान लिया ये इधर जा रहा a से, ये ऊपर भाग रहा a से। हमें जानना है a कितना है, हमें जानना है a कितना है। तो मैंने क्या कहा बेटा? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन साइन थीटा होता है, तो ये जो फोर्स होगा ये होगा M2G साइन बीटा। बेटा ये कितना होगा? ये होगा बेटा M1G साइन अल्फा। और ये वाले कंपोनेंट तो बेटा कैंसिल होने वाले हैं, ये वाले कंपोनेंट तो बेटा कैंसिल होने वाले नॉर्मल से। तो अब एक्सेलरेशन मैंने इधर माने, तो इस वाले फोर्स को बड़ा मानूंगा, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा बेटा M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा। M2G साइन बीटा M1G साइन अल्फा इज इक्वल्स टू, सॉरी, डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 इज इक्वल्स टू A। क्या होता है बेटा? A होता है नेट फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास। सो व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? M2G साइन बीटा माइनस M1G साइन अल्फा डिवाइड बाय M2 प्लस M2। सीधे हमारा आंसर
निकल जाएगा बेटा एक लाइन के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर सिस्टम में हमारे पास दो पुली भी आ गई तो टेंशन नहीं लेनी है, धागा तो एक ही है ना और पुली तो रुकी हुई है ना, इसमें भी आप लगा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, इसमें भी आप लगा सकते हो, बड़े आराम से लगा सकते हो। आप बोलोगे ये कितना फोर्स है M1G, ये कितना फोर्स है M2G, लेट अस से ये ऐसे जा रहा, ये ऐसे जा रहा, दोनों की एक्सेलरेशन बराबर रहेगी, ठीक है। तो कितना लिखेंगे एक्सेलरेशन को, ये होगा बेटा नेट ड्राइविंग फोर्स M2G माइनस M1G, टोटल मास M1 प्लस M2, तो कितना आएगा M2 माइनस M1, M1 प्लस M2 इंटू G, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगी, समझिए। अगर क्वेश्चन में हमारे पास बीच में एक और ब्लॉक आ गया, कोई टेंशन नहीं है भैया, आने दो, आ जाने दो, कोई टेंशन नहीं है। ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, यहां लगा M3G, यहां लगा M1G, यहां लगा M2G, बताओ कौन सा ड्राइविंग फोर्स नहीं होगा? M2G ड्राइविंग फोर्स में नहीं आएगा, M2G ड्राइविंग फोर्स में नहीं आएगा। तो एक्सेलरेशन जब लिखा जाएगा नेट ड्राइविंग फोर्स डिवाइड बाय टोटल मास, तो बताओ बेटा नेट फोर्स कितना लेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स कितना लेंगे? हम अगर कहते हैं कि नीचे भाग रहा A से, तो ये आगे जा रहा A से, ये ऊपर जा रहा A से, ठीक है। तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा बेटा? M3G माइनस M1G, M3G माइनस M1G डिवाइड बाय टोटल मास, मतलब M1 प्लस M2 प्लस M3, टोटल मास है बेटा, ये भी आएगा, ध्यान रखना, ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, समझे बात को? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा मिल जाए तो कितनी वैरायटी कर सकते हैं हम, तभी कहा ट्रिक वो जो काफी जगह पे काम आए। और ऐसा नहीं बेटा कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते हो, करोगे लंबा जाएगा, इक्वेशन बनाओगे, बार बार सॉल्व करोगे, उसमें मजा आता है, वो भी कर सकते हो, ठीक है। खैर, लेकिन हम मजे लेने नहीं आए हैं भाई, समझने आए हैं। हम सबका एम एक है कि सिलेक्शन हो, आपका सिलेक्शन हो, ठीक। जब एफबीडी बनाओगे बेटा, नीचे लगेगा mg, यहां लगेगा mg, यहां लगेगा mg। व्हाट इज द नेट ड्राइविंग फोर्स? टेंशन नहीं है ड्राइविंग फोर्स, ये mg ड्राइविंग फोर्स है आपके, ठीक है। तो यहां भी mg, यहां भी mg, तो यहां पे लग रहा है 2mg, यहां लग रहा है mg। सो व्हाट इज द एक्सेलरेशन? नेट ड्राइविंग फोर्स mg 2mg माइनस mg डिवाइड बाय m प्लस m 3m, ठीक है। सो इट विल बी लाइक 2mg माइनस mg डिवाइड बाय 3m, mm कट गया, g/3 इज द आंसर, g/3 इज द आंसर। एक्सेलरेशन तो निकल जाएगी, टेंशन निकालना है तो फिर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं पूछ रहा आपसे यहां पर टेंशन कितनी होगी बच्चा, यहां टेंशन कितनी होगी? तो आप बोलोगे यहां पर टेंशन ऊपर की तरफ इसको खींच रही होगी, T मान लेते हैं, और ये नीचे जा रहा, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है? g/3 है। तो इसके ऊपर अगर मैं न्यूटन का नियम लगा दूं, न्यूटन का सेकंड लॉ लगा दूं, तो क्या बोलूंगा? नेट फोर्स डिवाइड बाय मास इनटू एक्सेलरेशन बोलूंगा ना। व्हाट इज द नेट फोर्स? नेट फोर्स इस पे कितना है? नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ t, तो क्या बोलूंगा? mg माइनस t बोलूंगा, इक्वल्स टू मास कितना m, a कितना? g/3। आई बात समझ में? mg माइनस mg/3। मजा आ रहा है तो बच्चा ठोको ताली। 3mg माइनस mg/3 कितना आएगा? 2mg/3 इज द टेंशन, 2mg/3 विल बी द टेंशन, ठीक है ना। mg माइनस t इज m इंटू a कितना? g/3। तो t कितना? mg माइनस mg/3, मतलब 2mg/3, ये हमारा टेंशन आ गया। क्लियर है बच्चा, समझ में आई आपको? ये टेंशन हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। टेंशन के लिए फिर एक इक्वेशन में काम हमारा बन जाएगा। फिक्स्ड पुली है, सिस्टम सिंपल सिस्टम चल रहा, एटवुड मशीन इसको कहते हैं, एटवुड मशीन इसको कहते हैं। लेकिन अगर मूवेबल पुली हो गई, अगर पुली मूव करना शुरू कर दे, अगर मूवेबल पुली हो गई, तो आपको लगाना पड़ता है बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन। अब ये कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है, थोड़ा सा हम उसकी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा हम उसकी बात अब कर सकते हैं। आइए
कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रेंट? तो बेटा कंस्ट्रेंट का मतलब होता है बंधा हुआ, किसी रूल रेगुलेशन से बंधा हुआ, वो कंस्ट्रेंट है, जकड़ा हुआ है, रिस्ट्रिक्टेड है, उसको बोलते हैं बंधा हुआ। ठीक, जैसे कि सिंपल एग्जांपल समझते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल समझते हैं बेटा। दो ब्लॉक्स हमारे पास, इसका मास m1, इसका मास m2। अगर मैं इसको आगे x1 लेके जाऊंगा तो ये आगे x2 जाएगा, मान लेते हैं। अगर मैं कहता हूं if I give you a condition, if the string remains taut और tight, ठीक है ना, स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहती है, तो बताओ x1 x2 में क्या रिलेशन है? तो अब एक कंस्ट्रेंट ये आ गया कि धागा जो है वो ढीला नहीं पड़ रहा है, धागा टाइट चल रहा है। दूसरा धागा मतलब इलोंगेट भी नहीं कर रहा है, स्प्रिंग की तरह ऐसे बढ़ नहीं रहा है। मैंने पहले बोला कि जो धागा हम लेने वाले हैं वो इनएक्सटेंसिबल धागा है, ठीक है ना। तो अगर इनएक्सटेंसिबल धागा है, वो बढ़ नहीं रहा है, अगर बढ़ाना होता उसको तो हम स्प्रिंग लेते, ठीक है। हमने स्ट्रिंग लिया है, धागा लिया है, धागा की लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो धागा की लेंथ चेंज नहीं हो रही और धागा ढीला पड़ नहीं रहा, तो x1 x2 में क्या रिलेशन होगा? तो आप देखते ही छूटते ही बोलोगे सर जितना आगे वाला आगे जाएगा पीछे भी उतना वाला ही चलेगा, x1 शुड बी इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो बेटा जो ये रिलेशन आया ना, इसको ही बोलते हैं कंस्ट्रेंट रिलेशन। ये डिस्प्लेसमेंट में भी आ सकता है दोनों ब्लॉक्स की, या फिर ये इनको डिफरेंशिएट करो तो आप v1 बराबर v2 बोल सकते हो, एक्सेलरेशन को बोलो तो a1 बराबर a2 बोल सकते हो, ठीक है। ये सब क्या है बेटा? ये कंस्ट्रेंट रिलेशन ही है। लेकिन बहुत ही सिंपल सिस्टम था, बहुत ही सिंपल सिस्टम था, देखा और आपने आंसर बता दिया सर इसका ये होना चाहिए। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है, जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है तब कैसे अपना आंसर दोगे? जब कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है तब अपना आंसर आप कैसे दोगे, ठीक है ना। तो बेटा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम के केस में आपके पास एक मेथड होना चाहिए। तो अब बेटा देखो कंस्ट्रेंट रिलेशन बताने के मार्केट में बड़े सारे मेथड हैं, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है ना। अलग अलग तरीके से कंस्ट्रेंट के सॉल्यूशन आपको दिए जाते हैं, ठीक है, कि ऐसा कर लो, कि वैसा कर लो, कि ये कर लो, कि वो कर लो, ठीक है ना। लेकिन अब कुछ मेथड की कुछ लिमिटेशन, कुछ और मेथड की कुछ और लिमिटेशन, कुछ मेथड कुछ काफी कॉम्प्लिकेटेड, कुछ मेथड थोड़े सिंपल हैं। तो मैं आपके लिए आपको मैं वो मेथड बताऊंगा बेटा जो मेथड सबसे सिंपल होगा और मैक्सिमम जगह पे एप्लीकेबल होगा। सबसे सिंपल होगा और मैक्सिमम जगह पर एप्लीकेबल होगा, मतलब 99% जगह पे उसको लगा सकते हो और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं रहेगा, सबसे सिंपल रहेगा, ठीक है। तो उस मेथड को बोलते हैं बेटा वर्क डन बाय टेंशन। अभी आपको सर आपने वर्क तो सीखा नहीं है, बट आपने 9th क्लास में थोड़ा बहुत वर्क के बारे में जानते हो ना, उतना ही काफी है, ठीक है। हमें बस इतना मालूम होना चाहिए बेटा वर्क डन होता क्या है। तो वर्क डन के लिए आप कह सकते हो ये होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज वर्क डन, एफ डी कॉस थीटा इज वर्क डन, ठीक है। अगर हम वर्क डन बाय टेंशन की बात करें तो जो धागा होता है ना, धागा एक्सपैंड नहीं करता, कंप्रेस नहीं होता, ढीला पड़ता है, कंप्रेस नहीं होता, धागा एक्सपैंड नहीं करता, कंप्रेस नहीं होता। इसका मतलब क्या? धागा अपने अंदर एनर्जी को स्टोर नहीं करता। अगर धागा अपने में एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा, अगर धागा अपने में एनर्जी को स्टोर नहीं कर रहा तो वो वर्क नहीं कर रहा, ना ही तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा। देखो वर्क करके क्या करेगा? या तो वो एनर्जी को चेंज करेगा, तो अपने में स्टोर करेगा, या फिर हीट प्रोड्यूस करेगा। दोनों काम वो धागा नहीं करता है। अगर अभी बात समझ में नहीं आ रही तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, जब वर्क में जाएंगे तो समझा देंगे कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो क्यों है। फिलहाल मान के चलो कि वर्क डन बाय टेंशन जीरो है। टोटल वर्क डन बाय टेंशन मतलब एक धागे के दो एंड, दोनों एंड पे मिला के टोटल वर्क डन कितना होगा बेटा? जीरो होगा। करके दिखाऊंगा अभी, दोनों एंड पे वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। पहले वर्क डन होता क्या है? वर्क डन में कितना होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा इज द वर्क डन, एफ डी कॉस थीटा इज द वर्क डन। आई बस समझ में? एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा इज द वर्क डन, ओके। अच्छा, वर्क डन हमारे पास जीरो है, तो जो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लिखते हैं वही हम चाहे तो वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं। मतलब हम इसको और शॉर्ट, जैसे हमने x लिखा तो वही रिलेशन v में आया, वही a में आया, वही v में आया, वही a में आया, तो हम लिख सकते हैं यहां पर f इंटू v इंटू कॉस थीटा। और कितना है? ये जीरो है। किसका? टोटल समीशन, सबका मिलाकर नेट वर्क डन सबका मिलाकर समीशन जीरो कितना आएगा?
ठीक है, यहां पर समीशन डाल देते हैं, समीशन। यहां पे वर्क नहीं बोल रहे हैं हम, इसमें इसको हम पावर बोल सकते हैं, इसको हम वर्क नहीं बोल रहे, इसको हम पावर बोल सकते हैं। अभी आपको नहीं पता पूरा एग्जैक्टली पावर क्या होता है, बट चिंता वाली बात नहीं है। जो डिस्प्लेसमेंट के लिए है वही वेलोसिटी के लिए भी बोल सकते हैं, और वही आप एक्सेलरेशन के लिए भी बोल सकते हैं अगर थीटा कांस्टेंट है तो। ठीक है, अभी मैं उसकी बहुत डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। अगर थीटा कांस्टेंट है तो ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर थीटा कांस्टेंट नहीं होगा, 99.99% की बात कर रहा हूं, 99.99% की बात कर रहा हूं, अगर थीटा कांस्टेंट नहीं होगा तो आपसे वेलोसिटी के बीच में ही पूछ लेंगे। अगर थीटा वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन के लिए नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, अगर आपको ये बातें ना भी पता हो कि कब होता है कब नहीं होता है, आप लगा दो तो आपका 99.99% आप गलत नहीं होंगे जो क्वेश्चन आपको आने वाले। कंसेप्ट एक अलग चीज है, क्वेश्चन में गलतियां नहीं होंगी, आप लगा सकते हो, बेखौफ बेधड़क लगा सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे और इस कॉन्सेप्ट को यहां पे मैं आपको लगा के दिखाता हूं। देखो बच्चे, देखो अगर टेंशन, देखो एक धागे में एक टेंशन होती है, तो अगर टेंशन टी यहां पर है तो वही टेंशन टी यहां पर भी होगी। एक धागा एक टेंशन, एक धागा एक टेंशन, टेंशन टी यहां पर तो वही टेंशन टी यहां पर भी होगी। अब यहां पर देखो, मैंने कहा ये x2 आगे गया तो ये t और x2 के बीच में एंगल कितना है बेटा? 0 है। तो व्हाट विल आई से? I'll say t into x2 into cos 0। अब देखो x1 और t में कितना एंगल बेटा? 180 डिग्री का एंगल। तो क्या लिखूंगा बेटा? प्लस t, ये x2 था, x1 cos 180। ये दोनों का वर्कडन हो गया, मिला के तो लिखूंगा 0, मिला के तो लिखूंगा 0। ठीक है, अब देखो t और t तो कट गया तो यहां पे 0 है। x2 cos 0 का बेटा 1, cos होता है -1। ठीक, दैट मीन x2 इक्वल्स टू x1 आ रहा, डिफरेंशिएट करो v2 इक्वल्स टू v1 आ रहा, डिफरेंशिएट a2 इक्वल्स टू a1 आ रहा। मतलब मैं चाहता था स्टार्टिंग में ही यहां पर a2 लिख देता, यहां पर a1 लिख देता। ये मेरा कहने का मतलब था, यहां पर इंस्टेड ऑफ x डायरेक्ट a2 एंड a1 डायरेक्टली लिख सकते थे आप और आपका आंसर आ जाता। आगे बात समझ में आपको बेटा? क्लियर है बेटा? चलिए बढ़ते हैं आगे और इसके ऊपर आप करते हैं बहुत सारी एप्लीकेशंस। आइए आइए, कंस्ट्रेंट रिलेशंस में आपको तब जाना पड़ता है जब आपके पास मूवेबल पुलीज रहती हैं। ठीक है, तो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को लगाकर यहां पर कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कब हमें लगाना पड़ेगा कब नहीं लगाना पड़ेगा। आइए, ठीक है बेटा, कंस्ट्रेंट क्या होता है? यहां पे कंस्ट्रेंट बेटा ये होता है कि जो धागे की लेंथ होती है ना, ये कांस्टेंट होती है और धागा टाइट रहता है। धागे की लेंथ कांस्टेंट होती है और धागा टाइट रहता है, दैट इज अ कंस्ट्रेंट। धागे की लेंथ कांस्टेंट और धागा टाइट रहता है, स्टार्टिंग होता है आपको, दैट इज अ कंस्ट्रेंट है। और निकालने का तरीका क्या है? वर्क डन बाय टेंशन को जीरो कर देते हैं। तो हमें यहां पे करना क्या पड़ेगा? हमें निकालना क्या है और करना क्या पड़ेगा? क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं नीचे जा रहा है a1 से, ये ऊपर जा रहा है a2 से। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड the relation between A1 and A2। Find the relation between A1 and A2। A1 और A2 के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले टेंशन को डिनोट करना होगा। तो देखो बेटा, एक धागा एक टेंशन, ये सबसे लंबा धागा आपके पास दिख रहा है ना, इस पूरे धागे में टेंशन सेम रहेगी। तो अगर इसमें टेंशन T ऊपर है तो यहां पर भी टेंशन T ऊपर ही होगी और यहां पर भी टेंशन T ऊपर ही होगी। तो यहां टेंशन 2T नीचे होगी और यहां पर टेंशन 2T ऊपर होगी। ठीक, और यहां आते हैं, इसको हमने ऊपर A2 माना है, इसको हमने नीचे A1 माना। अब देखिए बेटा, इस वाले ब्लॉक पर ध्यान देना, इस वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रही है, इस वाले ब्लॉक पर भी टेंशन ऊपर लग रही है, दोनों पे टेंशन ऊपर, बट इस पर T लग रही है, इस पर 2T लग रही है, इस पर T लग रही है, इस पर 2T लग रही है। तो यहां पे कितना वर्क डन लिखा जाएगा? अब आपको सिर्फ वर्क डन में एक्स होना चाहिए। मैंने क्या कहा? एक्स की जगह पर आप ए ले सकते हो अगर आपको ए में पूछा गया है। आप एक्स की जगह पे ए ले सकते हो अगर आपको ए में पूछा गया है। तो ठीक है, तो t इंटू ए टू, क्या बोलोगे? t इंटू A2। अब देखो कितना एंगल है इनके बीच में? cos 0। t इंटू A2 cos 0, t इंटू A2 cos 0। हम क्या लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं समीशन t इंटू A इज 0। मतलब t और a मतलब cos थीटा भी हो सकता है, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, cos थीटा भी हो सकता है, cos थीटा इक्वल टू 0। समेशन टी ए कॉहर्ड, मतलब वन पहले के लिए, दूसरे के लिए और होंगे तो औरों के लिए भी बोल देंगे। ठीक है ना? सो टी इंटू A2 cos 0, इस पर क्या लिखेंगे? अब इसके ऊपर देखो बेटा, इसके ऊपर टेंशन कहां लग रही है? इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रही है।
पुली पे नहीं, पुली की बात नहीं कर रहे हैं हम, ब्लॉक की बात कर रहे हैं। ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रही है और एक्सेलेरेशन नीचे है, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल 180 है, ठीक है। तो T 2T इंटू A1 cos 180 इक्वल टू 0, ठीक है। cos 0 बटा होता है 1, cos 180 होता है बेटा -1, ये वहां जाएगा। T इंटू A2, 2T इंटू A1, T और T कट जाएगा। A2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ A1, A2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ A1। A2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ A1 के बराबर है, ठीक है ना। A2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ A1 के बराबर, सो A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1। ये हमारे पास आ रहा A2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A1 आ रहा है। A2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ A1 हमारे पास आ रहा है। A2 बराबर 2 टाइम्स ऑफ A1 आ रहा है। आई बात समझ में बेटा आपको? A2 जो है वो 2 टाइम्स ऑफ A1 हमारे पास है। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये है बेटा कंस्ट्रेंट रिलेशन, वर्क डन बाय टेंशन के तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, और क्वेश्चन देखते हैं। आइए बेटा और देखते हैं। बढ़िया से कॉपी पेन लेके बैठो, साथ साथ आप ड्रॉ करो, पॉज करो, सॉल्व करो। तो मान लेते हैं नीचे जा रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये ऊपर जा रहा है A2 एक्सेलरेशन से। क्वेश्चन है फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2। A1 और A2 के बीच में आपको रिलेशन बताना है, कितना कितना आएगा। फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, A1 और A2 के बीच में क्या रिलेशन होगा ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो बच्चे। तो सॉल्व दिस क्वेश्चन व्हाट विल डू, हमें सबसे पहले टेंशन को फैलाना है। तो सबसे लंबा धागा हमें दिख रहा है ना, ये वाला है, तो इसमें टेंशन T मान लेते हैं। तो अगर टेंशन यहां पर T है तो एक धागा एक टेंशन, यहां भी T होगी, यहां भी T होगी, यहां भी T होगी, यहां भी T होगी और यहां भी T होगी। अब यहां कितनी होगी बेटा, यहां T और यहां T, तो यहां पे बेटा 2T होगी, यहां पर 2T होगी, ठीक है। तो कितना हुआ बेटा 2T और T, 2T T, कितना हुआ 2T 4T प्लस T 5T। इस वाले पे 5T ऊपर लग रहा, इस वाले पे 5T ऊपर लग रहा, A1 नीचे है। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, टेंशन ऊपर एक्सेशन नहीं तो नेगेटिव आना है, एंगल 180 तो -1 लगता है। तो इसलिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 5T इंटू A1 नेगेटिव, 5T इंटू A1 नेगेटिव। यहां क्या लिखेंगे, T भी ऊपर, A2 भी ऊपर, T भी ऊपर, A2 भी ऊपर, क्या लिखेंगे बेटा प्लस T इंटू A2 बराबर क्या लिखेंगे बेटा 0 लिखेंगे। 5T इंटू A1 नेगेटिव, T इंटू A2 0, T और T कट गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई, A2 की वैल्यू आ गई 5A1, A2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5A1 आ गई। आ रही बात समझ में? A2 की वैल्यू 5A1 हमारे सामने बेहतरीन तरीके से आ चुकी, बेहतरीन तरीके से आ चुकी है। क्लियर है, क्लियर है बेटा? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर कुछ एंगल्स की हम बात कर लें, कुछ एंगल्स को लेकर आते हैं, कुछ एंगल्स की बात कर लें, तो मान लेते हैं हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ऐसे रखा है, एक सरफेस है और ये ब्लॉक ऐसे जा रहा है, ये एक सरफेस है। अगर ये ब्लॉक नीचे आता है तो इसको यहां जाना पड़ेगा, यस और नो? तो मान लेते हैं नीचे जा रहा है V1 से। अब आप ध्यान देना, मैंने V पूछा है, ये नहीं पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा आपसे, टेंशन वाली बात ही नहीं है, थीटा बदल रहा है ना आप, ये V2 है। ये नीचे जा रहा है V1 से, इधर जा रहा V2 से। ये V1 है, ये V2 है, ये V1 है, ये V2 है, इनके बीच में रिलेशन निकालना है आपको। रिलेशन क्या होगा, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2, फाइंड रिलेशन बिटवीन V1 एंड V2। V1 V2 में रिलेशन बताइए, ठीक है। क्या करना है बेटा, टेंशन को फैलाओ। आपको होगी बेटा यहां पर टेंशन कितनी T,
एक धागा एक टेंशन है तो यहां पर धागा खींच रहा टी से, यहां पर एंगल है 180 तो लिखेंगे माइनस टी इंटू V1। यहां एंगल है बेटा थीटा तो यहां लिखेंगे प्लस टी इंटू V2 कॉस थीटा बराबर करेंगे 0 के, बराबर करेंगे 0 के। क्या बोलेंगे टी इंटू V2 कॉस थीटा बराबर करेंगे किसके, 0 के। टी और टी कटेगा, V1 इक्वल्स टू V2 कॉस थीटा आएगा और आपका रिलेशन आपके सामने आ गया, आपका रिलेशन आपके सामने आ जाएगा। ठीक है ना। तो t इंटू V2 कॉस थीटा, टी और V2 के बीच में कितना एंगल है, थीटा है ना, तो t V2 कॉस थीटा और V1 आपके सामने यहां पर था। सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं एंगल के लिए, आइए। बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। बेटा मजा आ रहा है तो ताली बजाओ। देखो मान लेते हैं नीचे जा रहा है V1 से तो ये आगे भागेगा V2 से। ये एक रॉड है, रॉड के ऊपर रिंग है, रॉड है, रॉड के ऊपर रिंग है। ये नीचे भागेगा V1 से तो ये आगे भागेगा V2 से। ये एंगल हमने मान लिया थीटा है, इस एंगल को हमने थीटा ले लिया। तो नीचे भाग रहा V1 से तो ये आगे भाग रहा V2 से। तो अब हम क्या कह सकते हैं, टेंशन दिखाओ, टेंशन दिखाओ। तो यहां पे टेंशन कितनी है, यहां पे टेंशन कितनी है, ये टेंशन टी है। यहां पे टेंशन कितनी है, ये टेंशन टी है। ये भी टी है, ये भी टी है। तो टी और V2 के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। टी और V2 का एंगल कितना है, थीटा है। तो ये टी V2 कॉस थीटा, टी V2 कॉस थीटा। यहां क्या बोलेंगे, माइनस टी इंटू V1 माइनस क्योंकि एंगल कितना 180 है, यहां तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 0। टी और टी कट गया, V2 cos थीटा बराबर V1 आ गया। V2 cos थीटा बराबर V1 आ गया। अब एक क्वेश्चन कराता हूं बेटा जो IIT में भी आया है, जो क्या नाम है HC वर्मा में भी गिवन है, और जो बहुत अलग अलग एग्जाम्स में देखा गया है, मेडिकल के एग्जाम्स में भी देखा गया है। मतलब बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, देखिए जरा ध्यान से। कहा यह गया कि देखो ये वाला एंड नीचे खींचा जा रहा है U से और ये वाला एंड भी नीचे खींचा जा रहा है U से। बताओ इस एंड की रफ्तार कितनी होगी। जो ये ब्लॉक है ये ऊपर की रफ्तार से जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक है, इनको नीचे खींचोगे तो ये ऊपर भागेगा। कोई और रास्ता इसके पास नहीं है, कोई और रास्ता इसके पास नहीं है। ठीक है, तो कैसे भागेगा देखते हैं। तो हमने कहा देखो अगर यहां पे टेंशन टी है तो यहां भी टेंशन टी होगी, यहां भी टेंशन टी होगी, और इस पर आते हैं तो यहां भी टेंशन टी होगी। ठीक, ओके भाई। अब जो इसकी रफ्तार अगर हमने v मान ली, ठीक है ना, तो अब यहां टेंशन हमें जाननी है कितनी है, और वही टेंशन हम यहां पर भी लिख सकते हैं। इसको मैं T1 बोल देता हूं। अब T1 की वैल्यू 2T के बराबर नहीं होगी क्योंकि ये एंगल पर है। ठीक है, तो आप देखें इन T और T के क्या होंगे बेटा, कंपोनेंट्स होंगे। कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट ऊपर, दोनों का रहेगा। ये वाले कंपोनेंट तो कैंसिल होते हुए आपको दिख रहे हैं, ऊपर वाले जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 2T cos थीटा। इसका भी T cos थीटा, इसका भी T cos थीटा, 2T cos थीटा ऊपर। तो T1 कुछ और नहीं बल्कि कितना है 2T cos थीटा है। T1 कुछ और नहीं बल्कि कितना है 2T cos थीटा है। मैं देता हूं T1 की वैल्यू कितनी है 2T cos थीटा है। ठीक, ओके। अब आइए देखिए यहां पर एंगल कितना है बेटा 180 है, तो क्या लिखेंगे T इंटू यू माइनस का। यहां पर भी एंगल कितना है बेटा 180, तो क्या लिखेंगे T इंटू 2 माइनस का। ठीक, यहां पर आते हैं बेटा, यहां पर एंगल 0 है, T1 भी ऊपर है, V भी ऊपर है, T1 भी ऊपर है, V भी ऊपर, तो क्या लिखेंगे प्लस T1 इंटू V इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा 0 लिखेंगे, इक्वल टू 0 लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखो ये कितना -2T इंटू यू, -2T इंटू यू प्लस T1 कितना है बेटा, T1 है आपके पास 2T cos थीटा इंटू V इक्वल टू 0। T और T कट गया, T और T कट गया। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा V, 2 और 2 भी कट रहा है, U बाय cos, U बाय cos, ये मिलेगा V इक्वल्स टू U बाय cos थीटा। V इज इक्वल्स टू U बाय cos थीटा हमको मिल जाएगा यहां पर। आई बात समझ में आपको, V इज इक्वल्स टू U बाय cos थीटा। दिस इज व्हाट वी विल गेट हियर, दिस इज व्हाट वी विल गेट
थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन अब देखते हैं, आइए। बहुत सारी अलग वैरायटी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, उससे आपका मोटा मोटा काम चल जाएगा। आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना IIT के, ना मेडिकल के, ना कोई एग्जाम में दिक्कत आएगी। आपको समझ में आएगा कि क्या क्या वैरायटी हमारे पास होती है। कुछ इस तरह का क्वेश्चन है बेटा। अगर हम इसको एक्सेलरेशन A1 दे रहे, इसको एक्सेलरेशन A2 दे रहे, हम जानना चाहते हैं इनकी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, इनकी एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन हमारे पास आ रहा है। थोड़ा सा ये ड्राइंग का हमारा एरर हो गया है यहाँ पे, लेट मी रीड्रॉ इट। थोड़ा सा इसको रीड्रॉ करते हैं, कोई नहीं, ध्यान से ड्रॉ करना है बेटा आपको भी। ये लीजिए, अब सही है, अब सही है, ठीक है। इनकी एक्सेलरेशन का रिलेशन निकालना है। करना वही है बेटा, टेंशन के आप सबसे पहले आपने कहा ये पूरा एक ही धागा है, ये पूरा एक ही धागा है, तो अगर यहां पे टेंशन T है तो यहां पर भी टेंशन T, 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 यहां भी टेंशन T, यहां पर टेंशन। इसके ऊपर कितनी टेंशन लग रही? T 4T लग रही है इस पर टोटल। इसमें कितनी लग रही है? T 3T लग रही है, इसमें 3T लग रही है, ठीक है, बस खत्म बात। 4T लग रही है A2, सेम डायरेक्शन में है, 4T इंटू A2। 3T लग रही है उल्टी डायरेक्शन में है, तो -3T इंटू A1 बराबर 0। T और T कट गया, कितना आया? 4A2 बराबर 3A1 आया हमारे पास। A2 बराबर 3/4 A1 आया हमारे पास। आई बात समझ में आपको? ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। क्लियर है बेटा? आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हट के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। आइए एक रॉड है, एक रॉड है, इस तरीके से रखी है, इसकी कुछ लेंथ L होगी, ये एंगल थीटा है। ये वाला एंड जो A है ये इस तरफ भाग रहा है कुछ VA रफ्तार से। हम जानना चाहते हैं कि जो ये एंड B है इसकी रफ्तार कितनी होगी। तो आप समझ सकते हैं बेटा कि इसकी रफ्तार नीचे की तरफ होगी कुछ VB, और क्वेश्चन है फाइंड VB। V ये दे रखा है, VB पूछा। अगेन बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के। एक और पॉपुलर तरीका बता देता हूं, चलो मैं आपको यहां तक बताया तो एक और तरीका बताता हूं। देखो अगर मैंने कहा कि ये x है और ये y है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आप बोलोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, बोलोगे ना, l स्क्वायर बोलोगे ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू l स्क्वायर बोलोगे ना। If I differentiate it, I'll get 2x dx by dt। जिसका हाथ डिफरेंशिएशन में तंग है चिंता ना करें, मेथड नंबर 2 बताऊंगा, बहुत सिंपल रहेगा। L तो कांस्टेंट है ना, L तो बदल नहीं रहा, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। ठीक है बेटा। अब देखो ये आगे भाग रहा है, मतलब x बढ़ रहा है। आई कैन से dx by dt इज नथिंग बट v। ये नीचे आ रहा है, y घट रहा है, मतलब आई कैन से dy by dt इज नथिंग बट माइनस dy by dt इज नथिंग बट vb। तो पुट करते हैं, 2 और 2 तो कट रहा, x dx by dt इज va, dy by dt इज माइनस vb इक्वल टू 0। तो vb इज नथिंग बट va x by y, x by y। So tell me what is x by y? What is x by y? X by y is base upon perpendicular, that means cot theta। अब बहुत सारे बच्चों की फूल गई होगी सांस कि सर समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है, बड़ा डिफरेंशिएशन कर दिया, कुछ आसान तरीका बताओ, समझ में नहीं आ रहा, बढ़िया नहीं लग रहा, कुछ आसान तरीका बताओ। ठीक है भाई, कुछ आसान बताते हैं, लगाते हैं अपना वर्क मेथड यहां पर वापस से। देखो बेटा हमने कहा था कि धागे के अंदर कंस्ट्रेंट क्या था, धागे में कंस्ट्रेंट था ना तो वो छोटा हो रहा है ना तो वो बड़ा हो रहा है, उसकी लेंथ क्या है, फिक्स्ड है और वो टाइट है। रॉड भी ना छोटी हो रही ना बड़ी हो रही, रॉड भी फिक्स्ड है बेटा। तो उसको एक धागा मान लिया जाए, एक तरह का धागा ही मान लिया जाए इसको, तो हम कह सकते हैं कि इस धागे में टेंशन ऐसे और यहां पर टेंशन ऐसे होगी, बोल सकते हैं। अब यहां देखो यहां कितना एंगल है, ये एंगल होगा बेटा इतना 90
माइनस थीटा, और ये एंगल कितना है बेटा 180 माइनस थीटा, ये है 90 माइनस थीटा, और ये है 180 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा 180 माइनस थीटा। ठीक, तो देखते हैं, आइए पॉइंट ए की बात करते हैं। तो यहां पे टेंशन इधर और वीए इधर, तो टी इंटू वीए, एंड कितना एंगल है कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस टी वी ए कॉस 180 माइनस थीटा, टी वी ए कॉस 180 माइनस थीटा। वहां पर बात करते हैं तो क्या लिखेंगे, वहां पर बात करते हैं लिखेंगे प्लस टी वी बी कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या रखो, टी और टी कट रहा है, टी और टी कट रहा है। ठीक, cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है ना, तो माइनस cos थीटा आएगा, तो बोलेंगे माइनस cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा प्लस वीबी sin थीटा बराबर 0 शून्य। तो वीबी कितना आया, वीए cot थीटा, वीबी इक्वल्स टू वीए cot थीटा, वीबी इक्वल्स टू वीए cot थीटा। मैच कर रहा है, मैच कर रहा है, कितना बड़ा है डिफरेंशिएशन है, यहां पर सिंपल सा हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा तो ठोको ताली बेटा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं, और बात करते हैं बेटा। अब देखो मैंने कहा 99% जगह पे बेटा आपका ये मेथड लगता है, एक आधी % जगह ऐसी आ जाती है जहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसी बात पूछ लेता है जो इस तरीके से नहीं निकाली जा सकती। थोड़ी सी मैं उसकी बात कर लेता हूं पहले। ठीक, तो उसके लिए मैं आपको मेथड नंबर 2 दे रहा हूं, और वो क्या कहां पे आके फंसाता है आपको, देखो वो आपको कह देगा कि भैया मुझे जो है इसका एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, मुझे इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बता दो कितना होगा। वो ब्लॉक का एक्सेलरेशन ना पूछकर वो किसी पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछ लेता है और आपको फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है ना, अब ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आपको क्या करना है, आइए देखते हैं। देखिए बेटा, जब ऐसा कुछ वो करने की कोशिश करे तो आपको मैं एक और मूवेबल पुली के लिए मेथड नंबर 2 दे रहा हूं। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए आइए बढ़िया है, देखते हैं। मेथड नंबर 2 ये कह रहा है कि देखो एक पुली जो भी आपके पास रहेगी उसमें से एक बीच में धागा जाएगा और एक धागा इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक, जो बीच वाला है वो पुली की एक्सेलरेशन देता है, साइड वाला इन धागों की एक्सेलरेशन देता है। तो मैंने मान लिया कि इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a1 है, इसकी एक्सेलरेशन a2 है, इसकी एक्सेलरेशन a3 है। हाँ जी, इन दोनों की एक्सेलरेशन भी बेटा अलग अलग हो सकती है अगर बीच में से पुली चल रही है। तो अगर मैंने इसको पकड़ के रखा, इसे खींच दिया तो ये खींचेगा ना, इसको पकड़ा ना, इसको नहीं पकड़ा ना, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 बट ये चल रहा होगा। ठीक है ना, कहने मतलब क्या, इनकी एक्सेलरेशन भी अलग अलग हो सकती है अगर पुली चल रही है। तो अब डेरिवेशन नहीं दे रहा हूं, स्कूल में डेरिवेशन नहीं पूछेंगे, रिजल्ट आपको करना होगा याद। क्या करना है आपको, रिजल्ट याद। कि जो ये बीच वाला है a2, ये साइड वालों का एवरेज होता है, a1 प्लस a3 डिवाइड बाय 2 होता है, a1 प्लस a3 डिवाइड बाय 2 होता है। a2 a1 प्लस a3 डिवाइड बाय 2 होता है, इसका सम डिवाइड बाय 2 होता है, और ये आपको विद साइन लिखना होगा। विद साइन मतलब सारे मैंने ऊपर लिए इसलिए मैंने पॉजिटिव लिखा, जो नीचे लेता उसको नेगेटिव ले लेता। किसी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हुए लिख सकते हो, आप सारों को नेगेटिव लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कट जाएगा नेगेटिव साइन। तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानोगे, दूसरे डायरेक्शन के लिए लिख सकते हो। अब देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये वेलोसिटी के लिए भी होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा, एक्सेलरेशन के लिए होगा। मान लेते हैं इस पॉइंट का एक्सेलरेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये नीचे दे दिया आपको एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछ लिया बताओ इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन कितना होगा, ये आपसे पूछ लिया गया। कैसे करोगे सॉल्व, कैसे करोगे सॉल्व। तो मैंने कहा कि मान लेते हैं ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, बीच वाला 10 है पॉजिटिव, साइड वाला ये कितना है, ये कितना है बेटा, ये -2 है, कितना है -2 है। इस वाले को a ले लो, अपने यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव निकल के आएगा, a ले लो। ठीक है, डिवाइड बाय 2 कितना आएगा बेटा, a कितना आएगा आपको बेटा 20 + 2, दैट मींस कितना है 20 + 2 कितना है 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
पॉजिटिव आ रहा मतलब ऊपर वाली डायरेक्शन में 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी होगी एक्सेलरेशन, 22 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसकी एक्सेलरेशन आ रही होगी। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कहीं पर भी पूछेंगे तो आप निकाल सकते हो इसकी एक्सेलरेशन सर इतनी होने वाली है, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन इतनी होने वाली है, ठीक है। तो ये एक और चीज है जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं आगे, बात करते हैं बेटा आगे। देखो अब मैं आपके सामने कंस्ट्रेंट रिलेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन जो है वो रख रहा हूं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, ठीक है। उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं बेटा मैकेनिकल एडवांटेज। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का मतलब होता है कि कम फोर्स लगाकर ज्यादा भारी चीज को उठा लेना, ठीक है। इनपुट कम दो आउटपुट ज्यादा दो, इनपुट कम दो आउटपुट ज्यादा दो, कम फोर्स लगाकर भी भारी चीजों को उठा लेना, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। सो मैकेनिकल एडवांटेज जो पुलिस सिस्टम का रहेगा, ठीक है ना, तो वो क्या रहेगा कि कितना आपने लोड लगाया और कितना आपने उसको उठाने के लिए फोर्स लगाया, कितना आपने लोड लगाया और उसको उठाने के लिए कितना आपने फोर्स लगाया, उसको उठाए रखने के लिए कितना आपने फोर्स लगाया, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक। तो अब देखते हैं ये मैकेनिकल एडवांटेज हमें कैसे यहां पर मिलता है, कैसे हमें हेल्प करता है, देख लेते हैं इस चीज को, ठीक। तो देखते हैं हमने कहा कि मान लेते हैं हमें इस बॉक्स को उठाना है, हमें इस बॉक्स को उठाना है, ठीक। तो एक तरीका क्या था कि हमने सिंपल ये पुली लगाई, ठीक है, और हम यहां पर खड़े थे और हमने इस पर फोर्स लगाया और इसे खींच रहे हैं। तो अगर इसका वेट mg है तो इसको उठाने के लिए जो फोर्स हमको यहां पर लगाना पड़ेगा वही फोर्स आपको यहां पर भी दिखेगा, वो टेंशन आपको यहां पर दिखेगी, फोर्स यहां पर दिखेगा, वो फोर्स आपका टेंशन के बराबर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कब उठेगा बेटा जमीन से? ये तब उठेगा जब ये फोर्स या जब ये टेंशन mg के बराबर होगा। आप बोलेगा T बराबर mg, तो आपने जो फोर्स लगाया वो mg के बराबर लगाया, कोई मैकेनिकल एडवांटेज यहां पर एक तरीके से नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज आपकी 1 है, कोई भी फैक्टर आपका उसमें नहीं आ रहा। आपने कहा कि जो लोड था वो mg था, आपने जो फोर्स लगाया वो भी mg लगाया, कितना आया 1, जितना फोर्स जितना लोड है उतना ही फोर्स लगाना, कोई मैकेनिकल एडवांटेज में सिग्नल पुली में आपको नहीं मिल रहा। अब हमने कहा कि कुछ यहां पे चालाकी करनी पड़ेगी, कुछ चालाकी करनी पड़ेगी, कुछ यहां पे सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा देखो एक काम करते हैं, हम एक और पुली लेकर आ गए यहां पर, हम एक और पुली लेकर आ गए यहां पर, हमने कहा कि एक और पुली को यहां पर बांध देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये लोड हमने यहां लगा दिया, वही मास इसका है, और यहां पे हम खड़े हैं और इसको हम उठाना चाह रहे हैं, इसको हम उठाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन कह रहा है कि कितना फोर्स लगाना पड़ेगा उठाने के लिए, ठीक। तो हमने कहा कि मान लिया हमने F फोर्स लगाया, हमने F फोर्स लगाया, धागे हमें F फोर्स दिखेगा ना, तो वही टेंशन F यहां पे दिखेगी, वही टेंशन F यहां दिखेगी, यहां पर दिखेगा 2F, यहां पे दिखेगा बेटा 2F, और यहां हमारे पास कितना है बेटा mg वेट है, तो हम क्या बोलेंगे 2F बराबर mg, F बराबर mg बाय 2, F बराबर mg बाय 2। तो कितना मैकेनिकल एडवांटेज है, टाड़ा, कितना है बेटा? तो आपने कितना लोड लिया, आपने लोड लिया mg का, कितना फोर्स लगाया उठाने के लिए, आधा लगाया mg बाई 2, 2 ऊपर गया, मैकेनिकल एडवांटेज 2 का आया, मैकेनिकल एडवांटेज बेटा 2 का आया, मतलब आधा फोर्स लगाना, 2 का मतलब आधा ही फोर्स लगाना पड़ेगा आपको उठाने के लिए, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज। इसलिए पुलिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, आधा फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, आधा ही फोर्स लगा के आप ऑब्जेक्ट उठा रहे हो, आधा फोर्स लगा के बेटा ऑब्जेक्ट उठा रहे हो। तो अगला क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछ लिया था, क्या था? मैंने आपसे पूछा था कि क्या जो एक चूहा है वो बिल्ली को उठा पाएगा? क्या चूहा बिल्ली को उठा पाएगा बेटा? कैन अ माउस लिफ्ट अ कैट? कैन अ माउस लिफ्ट अ कैट? क्या चूहा बिल्ली को उठा पाएगा? देखते हैं।
बेटा एक चूहे का वजन कितना होता है, थोड़ा सा मोटा चूहा लेकर आते हैं, कितना वजन होता है चूहे का मैक्सिमम टू मैक्सिमम। लेट अस से रैट का जो मास है वो हमारे पास है 500 ग्राम। कितना ग्राम? आधा किलो का चूहा हमारे पास, अच्छा सा मोटा तगड़ा चूहा है, आधा किलो का चूहा है, ठीक है। और कैट का मास कितना है? लेट अस से कैट का मास हमारे पास जो है वो है 5 kg। 10 गुना मास हमने ले लिया, आधा किलो का चूहा है और 5 किलो की बिल्ली है। आधा किलो का चूहा है, 5 किलो की बिल्ली है। अगर चूहे को बिल्ली को उठाना है, अगर चूहे को बिल्ली को उठाना है, ठीक है, तो उसको कितनी कम से कम मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए? कम से कम उसे कितनी मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए होगी? चूहे को बिल्ली को उठाने के लिए, रैट को कैट को उठाने के लिए, चूहे को बिल्ली को उठाने के लिए जो मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए होगी, तो हमारा लोड होगा क्या? लोड होगा कैट। कैट को उठाना है ना, तो लोड होगा कैट। कितना मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए? लोड होगा कितना? कैट का 5 × G, ये लोड है हमारा। और हमारा फोर्स क्या है? चूहे का वजन फोर्स है, चूहे को उठाना है, चूहे का वजन जो है वो क्या है? वो फोर्स है, ठीक है। तो कितना है? 0.5 × 10। आ रही बात समझ में? 10 का मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए हमें, 10 का मैकेनिकल एडवांटेज चाहिए, तब जाकर चूहा बिल्ली को उठा पाएगा। लेट अस ट्राई टू क्रिएट अ सिस्टम जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 10 से भी ज्यादा हो, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 10 से भी ज्यादा हो, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑब्वियसली हमें मल्टीपल पुली का सहारा लेना पड़ सकता है। ठीक, एक काम करते हैं, इधर हम लगाते हैं फोर्स, ये है वेट W। लेट अस सी कितना मैकेनिकल एडवांटेज इस सिस्टम के अंदर हमें मिल रहा है। इस सिस्टम में कितना मैकेनिकल एडवांटेज हमें मिल रहा है, व्हाट इज द मैकेनिकल एडवांटेज इन दिस सिस्टम। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि अगर ये फोर्स F है तो यहां भी फोर्स F है, यहां पे 2F होगा, यहां पे 4F होगा, यहां पे 8F होगा, यहां पे 16F होगा, तो यहां पर भी 16F होगा, मतलब 16F इक्वल्स टू वेट होगा। 16F अगर वेट के बराबर है तो F वेट बाय 16 है। मैकेनिकल एडवांटेज वेट अपॉन फोर्स होगा। वेट फोर्स कितना? वेट अपॉन 16, मतलब 16 का मैकेनिकल एडवांटेज मिल रहा। अगर इस चूहे को यहां टांगूंगा, चूहा नीचे जाएगा, बिल्ली ऊपर जाएगी। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यह हुआ कि अगर मैंने यहां पर 0.5 kg का चूहा टांग दिया और यहां पर इस W की जगह पर यहां पर 5 किलो की बिल्ली टांग दी, तो बिल्ली ऊपर जाएगी, चूहा नीचे जाएगा। बिल्ली ऊपर जाएगी और चूहा नीचे जाएगा। चूहा नीचे जा रहा होगा, बिल्ली ऊपर जा रही होगी, बिल्ली उठ रही होगी, चूहा नीचे जा रहा होगा। मतलब चूहे ने बिल्ली को उठा लिया, चूहे ने बिल्ली को उठा लिया। ये है बेटा पुली सिस्टम की ताकत। ये बेटा पुली सिस्टम की ताकत। हम क्यों पढ़ रहे हैं पुली? ये कारण था हम पढ़ रहे हैं पुली। मजा आया तो बेटा ठोको ताली, मजा आया तो बेटा ठोको ताली, ठीक है ना बेटा। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। चैलेंजर फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर से चैलेंजर जो थे हमारे उनको उठा लेते हैं बेटा। तो एक चैलेंजर मैंने आपको यहां पर दिया था, एक चैलेंजर मैंने आपको यहां पर दिया था बेटा, और वो चैलेंजर कुछ इस प्रकार से था कि हमारे पास एक रोप है इस तरीके से जो हैंग कर रही है। इसका मास m है, दोनों एंगल पर एंगल थीटा ही बन रहा है, और इस पॉइंट A पर और इस पॉइंट B पर हमें टेंशन बतानी है कितनी कितनी होगी। ठीक, तो सबसे पहले पूरे के पूरे रोप का हम FBD बना लेते हैं। जब पूरी रोप का FBD बनाया जाएगा, आइए देखते हैं। जब पूरी रोप का FBD बनाया जाएगा तो यहां पर एक फोर्स F लगेगा, यहां पर एक फोर्स F लगेगा, और ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा, ये एंगल थीटा रहेगा। समझ गए? थीटा 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 पास आ जाएगा। ओके, तो जो ये फोर्स F है, जो ये फोर्स हमारे पास F है ना, इसके दो कंपोनेंट होंगे, इधर और इधर दो कंपोनेंट रहेंगे, इसके भी दो कंपोनेंट रहेंगे, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे ऐसे ऐसे।
ठीक। अच्छा यहां पर, अच्छा दोनों तरफ फोर्स बराबर क्यों होगा? क्योंकि सिमेट्री है बेटा, बिल्कुल सिमेट्रिक है, कोई डिफरेंस नहीं है, ये और ये कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए फोर्स बराबर रहेगा और इसका एक वेट भी तो रहेगा mg। तो आइए इस फोर्स को टुकड़ों में तोड़ देते हैं। एक टुकड़ा बेटा इस तरफ होगा, कितना होगा? F cos थीटा। एक टुकड़ा बेटा ऊपर होगा, कितना होगा बेटा? F sin थीटा। सिमिलरली यहां पर क्या होगा? इस तरफ कितना होगा बेटा? F cos थीटा। इस तरफ कितना होगा बेटा? F sin थीटा। ये और ये कट गया, दोनों कट गए, ऊपर F sin थीटा, F sin नीचे mg। तो क्या लिखेंगे बेटा? 2F sin थीटा बराबर mg लिखेंगे। 2F sin थीटा बराबर mg लिखेंगे। F की वैल्यू mg बाय 2 sin थीटा लिखेंगे। ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब अगर आपको B पर निकालना है तो आपको आधे का FBD बनाना पड़ेगा बेटा, आधे का FBD बनाना पड़ेगा, ये आधे का FBD बनाना पड़ेगा। तो आधे में जो वजन है यहां पर ये mg/2 लगेगा और यहां जो टेंशन हमने लिखी उसके दो कंपोनेंट तो हमारे पास वही रहेंगे। एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ लगेगा, कितना? F या T कुछ भी बोल लो, F या T कुछ भी बोल लो, F cos थीटा एंड F sin थीटा। ठीक है, और एक टेंशन T यहां लगेगी, एक टेंशन T यहां लगेगी। तो अब देखो ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऊपर वाला फोर्स मतलब ये दोनों को बराबर करेंगे तो हमारा F निकल के आएगा ये, और इन दोनों को बराबर करेंगे लिखेंगे F cos थीटा बराबर T। F cos थीटा बराबर T, और F की वैल्यू कितनी है हमारे पास? mg/2 sin थीटा है और cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे बराबर T हमको मिलेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, mg/2 cot थीटा हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेटा ये आंसर था आपके चैलेंजर का, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बढ़ते हैं आगे। आइए अब ये क्वेश्चन जो था ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो इसमें गलती करते हैं बच्चे बहुत ज्यादा, ठीक है ना। क्वेश्चन ये था कि यहां पर हमारे पास वॉल है, ये एक हमारे पास फ्लोर है, ये एंगल 37 डिग्री का बना हुआ है, इसके बीच में एक डिस्क रख के हम इसको दबा रहे, 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मास 2 kg के बराबर हमारे पास है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो हमको निकालना है। पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पे लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन हमको निकालना है। तो हमने कहा कि देखो यहां पर फोर्स कितना लगेगा, इसका वेट लगेगा कितना? 20 न्यूटन का वेट लगेगा। यहां पर नॉर्मल लगेगा बेटा n1, यहां नॉर्मल लगेगा बेटा n2। बच्चा कहता है n2 = 20, बच्चा कहता है बेटा n2 = 20, बिल्कुल गलत है। n2 20 नहीं होगा, n2 20 नहीं होगा, n2 is not equal to 20। अच्छा भाई, तो फिर क्या होगा? n2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा यहां पर n2 की वैल्यू 20 क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो दीवार है ना, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, मतलब नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से n2 बढ़ रहा होगा, जिसकी वजह से n2 बढ़ रहा होगा। ठीक है ना, ये दीवार इसको नीचे दबाएगी तो n2 बढ़ रहा होगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा दीवार उसको कितने फोर्स से दबा रही है, तो उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए हो। तो मैंने क्या कहा था बेटा, क्या शॉर्टकट मेथड बताया था कि जो एंगल इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से बनाता है वही एंगल नॉर्मल वर्टिकल से बनाता है, मतलब ये एंगल भी 37 डिग्री आ जाएगा। अब देखो बेटा इस नॉर्मल के दो टुकड़े होंगे, इस नॉर्मल के दो टुकड़े होंगे, एक इस तरफ एक इस तरफ। ये होगा बेटा n cos 37, n1 cos 37, n1 sin 37। ये होगा बेटा आपके पास 20 न्यूटन, ये होगा बेटा आपका n2, और ये एक भूल गए हम यहां पर एक और 10 न्यूटन। ये फोर्सेस रहेंगे हमारे पास। ठीक है, तो अब देखो बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है n2, नीचे की तरफ लग रहा n1 cos 37 n20। तो क्या लिखेंगे बेटा? n2 बराबर n1 cos 37 बेटा 4/5 होता है, याद करना है आपको। cos 37 4/5 होता है, sin 37 3/5 होता है। सो n2 बराबर n1 cos 37 प्लस 20 होगा, और n1 sin 37 कितना होगा बेटा? 3/5 बराबर 10 होगा। तो सबसे पहले n1 की वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। n1 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? 50/3 आ रही, और n1 की वैल्यू को यहां पुट करेंगे तो n2 की वैल्यू मिलेगी, कितनी आएगी बेटा? n2 की वैल्यू आएगी n1, तो कितना है? 50/3 है, इंटू 4/5 प्लस कितना आ रहा? 20 आ रहा, ये 10 हो गया, तो 40 प्लस 60 डिवाइड बाई 3 100/3। ये हमारा आंसर है। ऐसे कैलकुलेशन करेंगे बेटा, कैलकुलेशन तो आप फटाफट कर सकते हो, दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजर चीज क्या है कि आप एफबीडी में गलती ना करें। सुंदर डायग्राम जो आप बना रहे हैं वो गलत नहीं होना चाहिए, सारे फोर्सेस प्रॉपर्ली दिखाने हैं, बिना कैलकुलेशन के n2 को mg नहीं लिख देना है, वो करोगे तो गलत हो जाएगा। सारे फोर्स दिखाओ और सॉल्व करो, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर निकल कर आएगा बेटा।
ठीक है बच्चा? तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। पढ़ते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।